ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचनाओं के बाद 5वें वेद के रूप में भरत मुनि को नाट्य शास्त्र की रचना के लिए कहा, तब शायद किसी ने ये सोचा ना भी होगा, शायद ही सोचा हो कि आने वाला वक्त जो है जिस तरह मानव जाति के इतिहास की कथा कहता है, उसी तरह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी नाट्य की कथाओं को इस तरह से अभिव्यक्त करेगा। वैसे तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कोई भी कड़ी कमजोर शायद नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे मजबूत कड़ी के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि सबसे चर्चित कड़ी के रूप में अगर कुछ है तो वो है अभिनय। और नाट्य शास्त्र का जो अभिनय की कड़ी है वो वाकई आज भी उसी शिद्दत के साथ लोगों की जुबान पे चढ़ी है, लोगों की आंखों में बसी है और लोगों के दिलों में बसी है। अभिनय की इसी दुनिया के एक राइजिंग स्टार आज हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में हमारे बहुत ही खास मेहमान के रूप में हमारे बीच हैं, जिन्होंने न केवल थिएटर, न केवल बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म, राजस्थानी फिल्म और परफॉर्मेंस की बहुत सारी आर्ट के साथ अपने व्यक्तित्व को शुमार किया है और आज वो एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। हमारे साथ हैं आज एक ऐसे ही राइजिंग स्टार भरत वैष्णव। भरत जी, आपका हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत जी, आपका अब मैं बैकग्राउंड या परिचय क्या पूछूं, लेकिन सबसे पहले आज मैं थोड़ी सी इस कड़ी को तोड़ते हुए एक सवाल दागूंगा आपको। हम हमारी सोसाइटी भरत वैष्णव को 3 अगर हम हिस्सों में बांटें उनके व्यक्तित्व को, तो एक शिक्षक, एक परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर जिसमें आपके एंकरिंग और बहुत सारी आर्ट हैं, और एक आपका जो लाइफ का तीसरा है वो है अभिनय। उसमें सेगमेंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, OTT हो या अभिनय से रिलेटेड कोई भी। ये 3 हिस्से भरत वैष्णव के व्यक्तित्व में जब होते हैं तो क्या सोचते हो आप? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। एक व्यक्ति जब समाज में होता है, परिवार में होता है, तो काफ़ी सारे कार्य क्षेत्र में वो फील्ड में बटा हुआ होता है, लेकिन उसका अपना एक गॉड गिफ्ट होती है, एक पैशन होता है, एक गुण दिया हुआ होता है ईश्वर ने कि आप इस क्षेत्र में अपने आप ही, मुझे पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन ये अंदर से एक आवाज़ आती है और किस्मत है कि मैं इस। लेकिन मेरा प्रश्न, आप बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि शिक्षक के रूप में जब भरत वैष्णव जाते हैं, एक परफॉर्मर के रूप में जाते हैं,
यानी 3 किरदार को आप हर रोज एक साथ जीते हैं जी। तो उन तीनों किरदारों की दृष्टि से आप अपने को कहाँ पाते हैं? जो कुछ मैं संप्रेषित करना चाहता हूँ, जो कुछ मैं देना चाहता हूँ, या जो कुछ बच्चों के बीच में, दर्शकों के बीच में, या समाज के बीच में, वो मैं बेहतर तरीके से दे सकूं, ये मैं, चाहे वो मैं कक्षा में हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं मंच पे हूँ, तो जो चरित्र मुझे दिया गया है या जो चरित्र को मैं निभा रहा हूँ, वो कितने बेहतर तरीके से संप्रेषित कर सकूं कि जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो उन तक पहुंच जाए, बिल्कुल उनके जहन तक वो बात पहुंच जाए। तो ये जो अभिनय की कौशल है, अभिनय की क्षमता है, या अभिनय का तरीका है, ये मुझे वहां तक लगभग पहुंचाने में सफल। यानी आप जिस किरदार को निभा रहे हैं, चाहे शिक्षक, चाहे परफॉर्मर या अभिनेता, आप उसमें डूब के, यानी उसके साथ पूरी न्याय करने की कोशिश करते हैं, तभी बात सफल होगी। हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो परफॉर्म ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसको कितने बेहतर तरीके से कर सके, कितने रोचक तरीके से कर सके कि सामने वाले तक भी वो बात पहुंच जाए और उनको भी इंटरेस्ट आए कि हाँ नहीं, ये चीज जो हम लेना चाहते थे वो हम तक पहुंची है, गंतव्य तक। ब्रेख्त जो है, ब्रेख्त ने एक जगह लिखा है कि जिस जगह से मैं जा रहा हूँ वो जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और जिस जगह मैं जा रहा हूँ, यानी जहाँ से रवाना हुआ हूँ, वो जगह मुझे पसंद नहीं, और जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो जगह तो मुझे और भी बिल्कुल पसंद नहीं। और ये सोचते हुए वो अपने ड्राइवर को देखते हैं और अपने गाड़ी के पहिए को देखते हैं जो चल रहा है, और उसी बेचैनी से वो चल रहे हैं, उनको पसंद नहीं फिर भी जा रहे हैं, और उस नापसंदगी के बीच में वो अपने पहिए को बड़े बेचैनी से देख रहे हैं। ये जो परिस्थिति आती है, तो आप भरत वैष्णव को कितना चैन में और कितना बेचैन पाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, जब आप एक परफॉर्मर हैं, एक अभिनेता है? कई बार जिंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसी स्थितियां आती है जब आपको इन परिस्थितियों से भी वाबस्ता होना पड़ता है। लेकिन रंगमंच एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है कि वो आपको इन स्थितियों से भी उबार लेती है। इन स्थितियों से उबरने का भी तरीका आपको समझाती है कि आप कैसे इन परिस्थितियों से भी निकल जाए, कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उससे भी आपको होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी समय निकल जाता है, वहां से कैसे निकला जाए इसका तरीका भी आपको रंगमंच सिखाता है। लेकिन इसमें ही एक प्रश्न और है कि जब हम एक बतौर कोई भी प्ले कर रहे हैं या कोई कैरेक्टर कर रहे हैं फिल्म के लिए या कहीं भी है, तो एक अंदर कुछ खाता है, क्रिएटिविटी के रूप में एक बेचैनी खाती है हमें, और वो बेचैनी के बाद जब हम, भले ही हमारा काम बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं पाते, वो जो बेचैनी है, हालांकि वही तरक्की का माध्यम है। तो उस समय आप जब किरदार निभा रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को उसमें मेंटली होमवर्क या उस तरह से, ये तो है नहीं कि आप गए और आपने सीधा रिहर्सल कर लिया, नहीं, बिल्कुल दिन भर आपके वो होमवर्क चलता है। जो पात्र डायरेक्टर आपको देता है, जब वो किरदार देता है, तो आपको उस किरदार पर होमवर्क करना चाहिए, और होमवर्क करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। मैं भी वही करता हूँ, और हर कलाकार लगभग वही करता है। तभी आप उस पात्र को निभा पाएंगे, तभी आप उसको उसमें जीवंता डाल पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है स्टेज पे, तो हम जो कोई परफॉर्म करते हैं तो 15-20 दिन, महीने भर की रिहर्सल होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल ये डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे OTT हो, चाहे कोई हो, तो उसमें आपको कम समय दिया जाता है। लेकिन सबकी अपने अलग अलग टाइम मार्जिन्स है, और उसके अंदर आपको वो रिहर्सल करनी ही पड़ती है, वो होमवर्क करना ही पड़ता है। तो कहीं इस कभी कभी जब हम एज ए आर्टिस्ट, एज ए अभिनेता, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक मृग तृष्णा है कि शायद अब अच्छा, ये परिस्थिति हर वक्त आती है, और मैं समझता हूँ कि हर प्ले में या हर फिल्म के वक्त आपको आई होगी। बिल्कुल आई, और कोशिश यही रही कि हमेशा बेहतर किया जाए। इसलिए आप विश्वास करें ना करें कि
मैंने जितने भी काम किए हैं, अधिकांश तो रंगमंच पे किए हैं, नुक्कड़ नाटक भी खेले हैं, स्क्रीन का भी सामना किया है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर करूं, और हमेशा जितने भी मैंने काम किए हैं सबसे मेरे को आत्मसंतुष्टि की, हाँ मैंने अच्छा किया, क्योंकि मैंने होमवर्क करके वो काम किया। क्या घटना थी जब आपको पहली बार कोई आपको लगा कि अब मैं अभिनेता हूँ, या किसी ने फर्स्ट थिएटर में आपने किया, या जहाँ भी एक अभिनेता का किरदार निभाया, वो क्या घटना थी? असल में ये शुरुआत कहाँ से हुई ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो वंशानुगत गुण आता है या ईश्वरीकृत गुण होता है, ये आप में अपने आप। अच्छा, आपके परिवार में कोई रहे हैं अभिनेता? अभिनेता तो नहीं, लेकिन कला से जुड़ी मेरी स्वर्गीय दादी जी, वो अनपढ़ और ग्रामीण क्षेत्र से वावस्था रखती थी, लेकिन उनमें इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के इस दुनिया से रुखसत करने तक के जितने भी अवसर आते थे, उन सब अवसरों के गीत उनको कंठस्थ थे। बहुत अच्छी भजन गायिका थी और बहुत अच्छी लोकगीत उनको आते थे, और ये जो राती जगह वगैरह दिए जाते थे, तो हमारे उस पूरे क्षेत्र में उनकी बहुत डिमांड थी। तो बिल्कुल अलग लीग से हटके, करीब करीब 80, 85, 90 साल के होने तक भी उनकी डिमांड रहती थी, और डिमांड भी ऐसी ही कि जब राती जोगा का समय आता था, नवरात्रि वगैरह वगैरह, तो 3-3 जगह उनकी बुकिंग थी। तो ये तो लोकगीत और ये इस तरह के जो हैं, जो एक तरह से लुप्त होती हमारी जो कला है, उसको ऐसे ही आप, जैसे आपकी दादी जी हैं, उन्होंने थाम रखा था। और उसमें तो जो ये गीत है ज़मीन से जुड़े हुए, उसमें शायद सारी आर्ट आ जाती है, अभिनय भी आ जाता है, और गीती तत्व भी आ जाते होंगे, मौसीकी भी आ जाती है। कमाल की। और अब देखा जाए तो ढूंढना पड़ता है कि ये कला कहाँ है। तो हो सकता है उन निश्चित रूप से उनके कुछ गुण। भरत जी, एक बहुत बड़े अभिनेता, उन्होंने बिल्कुल अलग बात कही, हालांकि अब तक जो हमने अभिनय के लिए सुनी है, वो कहते हैं अभिनेता या अभिनय कभी परफेक्शन पा ही नहीं सकता। जो कहते हैं हमने परफेक्शन पा लिया, वो गलत बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि शायरी कंप्लीट हो सकती है, कविता कंप्लीट हो सकती है, चित्रकला, पेंटिंग, मौसीकी, ये सब परफेक्शन पा सकते हैं, लेकिन अभिनय परफेक्शन नहीं पा सकता। ऐसा आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल एक बहुत बड़े परफेक्ट और मंझे हुए अभिनेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये बात नहीं, बिल्कुल सही कहा है। अगर वहाँ परफेक्ट हो गया तो खत्म हो गया ना सर, फिर तो आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। हाँ, संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, और संतुष्टि के लिए सबसे पहले आपका अभिनय, आपका कार्य आपको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, तभी दर्शकों को संतुष्ट कर पाएगा, देखने वाले को संतुष्ट कर पाएगा। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी अभिनय अपने आप में वहां पे आके पूर्ण नहीं हो जाता, उसमें उत्तरोत्तर विकास की और अधिक आकर्षक बनने की, और अधिक मांझने की आवश्यकता होती है, और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। भरत वैष्णव के दिल को क्या संतुष्ट करता है? थिएटर, OTT, फिल्म, राजस्थानी फिल्म, कौन सा माध्यम ज्यादा आपके दिल के करीब है? सर, OTT तो अभी शुरुआत हुई ही है, राजस्थान में तो विशेषकर एक बिल्कुल नया चैनल आया है, उन्होंने बोलियों में इस प्रकार से। मैंने आपका अभिनय देखा है फिल्म सरपंच के लिए। जी। हाँ, तो उन्होंने ये प्रयास शुरू किया, और बहुत अच्छा है, ऐसा प्रयास बहुत बढ़िया है, क्योंकि रंगमंच मेरी जड़ है, और मैं उस जड़ से कटना नहीं चाहता, जड़ से कटता हुआ आदमी नहीं बनना चाहता। यहीं से होकर दूसरे सारे रास्ते खुलते हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स के हो, चाहे एंकरिंग के हो, चाहे फिल्मों के हो, चाहे टीवी के हो। तो सर, रंगमंच का आदमी हूँ, और रंगमंच का ही आजीवन रहना चाहता हूँ। अच्छा, आपने रंगमंच की बात की है, तो NHT में भी एक बात कही जाती है कि किरदार में उतरना, किरदार की तैयारी करना, किरदार में उतरना। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंझे हुए अभिनेता हैं, वो कहते हैं कि ओवर एक्टिंग, अंडर एक्टिंग, या ये सब कुछ भी नहीं, ये सारे NHT भी गलत कह रहा है। कई मंझे हुए अभिनेताओं ने ये बात कही है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो
अभिनय अभिनय है, अंडर एक्टिंग ओवर एक्टिंग कुछ नहीं है। तो आपने क्या महसूस किया? सर, सबकी व्यक्तिगत अपनी अपनी राय होगी। हाँ। आप और मैं जो अभी व्यक्तिगत रूप से अभी जो कर रहे हैं, हाँ। जो सहज भाव से कर रहे हैं, ये अभिनय है सर। बिल्कुल। हमारी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, हम शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हैं, शब्दों में आरोह अवरोह सही आ रहा है, तो आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ये सहज है और ये अभिनय है। अब इसमें ना तो ओवर एक्टिंग है ना अंडर एक्टिंग। और मैंने ये महसूस किया है कि चाहे कोई राइटर हो, नाटक का राइटर हो या कोई भी स्क्रिप्ट राइटर हो, फिल्म का हो, जी, आखिर अभिनेता को वो अपनी राइटिंग में क्या कह रहा है उस किरदार के संदर्भ में वो पहुंचाना होता है। यानी एक हम अपने अभिनय से एक बिलीव स्थापित करते हैं, एक विश्वास स्थापित करते हैं। क्योंकि मैं तो दर्शक रहा हूँ, मैं अभिनेता बहुत रेयर, मैंने कुछ 2-4 नाटक किए होंगे लेकिन मैं उसमें रेगुलर हो नहीं पाया। तो आप उस बिलीव के लिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि किरदार में उतरते हैं, किरदार में उतरते ही हैं निश्चित रूप से, लेकिन उस बिलीव कि मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसमें ये विश्वास जो राइटर ने लिखा है, दर्शकों में, मेरे देखने वालों में वो विश्वास कैसे पैदा करूँ, वो आप कैसे तैयारी करते हैं जिसमें किरदार भी आ गया? सर, मूल रूप से तो जब वो लेखक लिखता है उस बात को, उस कहानी को, उस घटना को, उस वृत्तांत को, सर, जब वो लिखता है तो उसकी अपनी एक सोच होती है। वो एक दायरे में होकर उस घटना को अपने हिसाब से लिखता है। उसके बाद उस कहानी को मंच पर उतारने के लिए जो डायरेक्टर और एक्टर्स की टीम होती है वो उस पर अपने तरीके से काम करती है। और डायरेक्टर ये सोचता है कि हाँ, इस पात्र के लिए फला फला व्यक्ति बेहतर रहेगा। उसके पास ऑप्शंस भी होते हैं कि हाँ, ये ठीक है, ये व्यक्ति इस चरित्र को बेहतर तरीके से निभा सकता है, क्योंकि उसने उसको देख रखा है कई बार, मंच पे भी, मंच से परे भी। तो उसका भी विश्वास होता है कि नहीं, इस कहानी के इस पात्र को ये अभिनेता मुकाम तक ले जा सकता है। तो उसका जो विश्वास होता है वो उस एक्टर को उस पे खरा उतरना बहुत जरूरी होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं केवल मेरी ही बात करूं तो मुझे जितने भी पात्र दिए गए वो डायरेक्टर ने कुछ सोच कर ही दिए, और उनको सोचने के बाद जब मैंने उस कैरेक्टर को पढ़ा, बार बार स्क्रिप्ट्स पढ़ी, उस कहानी को समझा पूरा, फिर उसके साथ पूरा का पूरा होमवर्क करके न्याय करने की पूरी कोशिश की आज तक। तो आपने इतना न्याय किया है, तो आपके 2 साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो खुद बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मनोहर सिंह जी। मनोहर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? भरत वैष्णव जी को मैं पिछले करीब 10 सालों से जानता हूँ। हमने बहुत सारे नाटक और फिल्में एक साथ की हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जोधपुर के वरिष्ठ कलाकारों में इनका नाम फक्र के साथ लिया जाता है। मैंने जो पिछले 3-4 नाटक निर्देशित किए थे उसमें भरत वैष्णव जी ने भूमिकाएं निभाई हैं और मेरे प्रिय कलाकारों में रहे हैं। भरत वैष्णव जी की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही मिलनसार और बहुत ही मृदुभाषी हैं और अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेटेड है। आप कोई भी इन्हें रोल दीजिए, ये कभी ना नहीं करते। अगर इनके पास टाइम है तो ज़रूर ही करेंगे और बहुत शिद्दत के साथ करेंगे। पूरी टीम को एक साथ लेकर के चलते हैं, सबको समझाते हुए। इनका योगदान बहुत मायने रखता है एक टीम के लिए, एक नाटक के लिए। थैंक यू, शुक्रिया सर। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं दुबई से, प्रदीप वैष्णव जी हैं जो सेंट गोबेंस के हेड हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भरत जी जैसी शख्सियत हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक अच्छा जुड़ाव रहा है शुरू से भरत वैष्णव जी के साथ। उनको मैंने रंगमंच पे देखा है प्ले करते हुए, और बहुत ही अमेजिंग कलाकार है। उनका जो बोलने का तरीका है काफ़ी प्रभावित करता है उनको। ये कॉम्बिनेशन मिलना सब में बहुत बहुत मुश्किल होता है जो भरत वैष्णव जी में है। जैसे कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, वो एक महसूस कराते हैं कि आप उसी रंगमंच का एक पार्ट हो। और सिर्फ यही नहीं, जो मैंने उनके एक्शंस में, उनके जो
फेशियल एक्सप्रेशन जब वो काम पे होते हैं और जिस तरीके से वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, वो चीज़ मैंने देखी, बहुत बहुत प्रभावित करती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि काम को अगर आप एंजॉय करने लग जाओ तो आपके लिए वो एक बहुत अच्छी जर्नी हो जाती है। मैंने उनकी लेटेस्ट फिल्म जो ये सरपंच आई है, जो स्टेज प्लेटफॉर्म पे थी, OTT पे, आप अगर वो देखें तो इट्स नॉट लेस देन एनी बॉलीवुड मूवी। मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि जोधपुर से ये कलाकार है और इतना अच्छे जो उन्होंने निभाया और जो एग्रेसिवनेस थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो एक एक्टर में होना चाहिए। सो दिस इज अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे को जब भी मौका मिलता है इन चीज़ों को देखने का, मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। आई विश कि हमारा साथ बना रहे और मैं इसी तरीके से उनकी और आगे जो भी प्लान्स हैं मैं उनको देखता रहूं और प्रभावित होता रहूं। थैंक यू सर, थैंक यू। भरत जी, एक बात जो कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि जब कोई अभिनेता होता है तो ये ज़रूरी तो नहीं वो कि हर अभिनेता बोर्न एक्टर हो, या वो एक्टर बनता है या उसे बनाया जाता है। आपने क्या महसूस किया इतने अभिनय के क्षेत्र से जुड़कर, बोर्न एक्टर में और एक मजे हुए बाद में भी बन सकता है, बनाया जाता है? सर, दोनों के बीच में मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि ईश्वर ने आपको इस चीज के लिए भेजा है, डेस्टिनी, ये तो गुण आप में दिया ही दिया है। इसलिए मैं मेरी व्यक्तिगत बताता हूं कि मैं 30 साल की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि टाउन हॉल नाम की भी जोधपुर में कोई चीज है या रंगमंच भी होता है। उससे पहले तो ठीक है, इधर उधर स्टेज मिल गए छोटे बड़े। यानी मेरे प्रश्न का आपने प्रमाण ही दे दिया। ये 30 वर्ष तक की उम्र, 30 वर्ष की उम्र तक तो मुझे, तक आपने अभिनय के बारे में भी नहीं सोचा होगा? नहीं, बिल्कुल किया सर। स्कूल में किया है, वैसे किया, बिल्कुल किया है। हम लोग इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स में करते थे, उसके बाद और कहीं करते थे। और बीजारोपण वहीं से होता है, बीजारोपण अक्सर वहीं से होता है। लेकिन इस प्रकार से आकर करना, प्रोफेशनली करना या शौकिया करना, ये 30 साल की उम्र तक तो रास्ता ही नहीं पता था। फिर अचानक से साथियों ने जोड़ा और बहुत बढ़िया है कि इस विधा में गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती। हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करके ही रास्ता बताते हैं, वहां तक लाना, और वहां तक लाने के बाद का काम आपका है। उसके बाद की मेहनत आपकी है, उसके बाद अपने आप को स्थापित करना वो आपका काम है। हमारे बहुत से ऐसे जोधपुर के अभिनेता भी स्थापित हैं, बिल्कुल, टीवी सीरियल्स वगैरह में, जो एक तो केवल कविता करते थे स्टेज पे और वो एक अभिनेता बन गए। एक गज़ल गायक थे जिन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स में और फिल्म में भी काम किया है। इसलिए ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि क्या कोई बोर्न एक्टर होता है या वो एक्टर बन सकता है बाद में? सर, वो जो मुख्य रूप से उसका जो एक्टिंग का गुण है वो तो ईश्वरीय प्रदत्त होता है। मेरा तो ये 100% मानना है। और उसके बाद जब वो मंच पे आ जाता है तो उसको माजना तो पड़ेगा ही। वो खुद मजे या देखकर या किसी के निर्देशन में या किसी के प्रशिक्षण में वो करत अभ्यास होता है सर। उसके बाद तो तैयार हो जाता है। हम जब कोई थिएटर, फिल्म या कुछ कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे पास आसपास चाहे रीडिंग्स होती है या कोई भी थिएटर से पहले हम रीडिंग्स भी करते हैं, बिल्कुल, रिहर्सल भी करते हैं, तो एक इनडायरेक्ट फेंटेंसी हमारे आसपास क्रिएट हो जाती है। और जो हमें करेक्टर करना है वो, जैसा कि मैंने कहा कि बिलीव हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है, वो रियलिटी है। तो फैंटेसी और रियलिटी के बीच ये जो कश्मकश चलती रहती है एक अभिनेता के साथ, आप क्या सोचते हैं उस बारे में? जब हम किसी पात्र को निभा रहे होते हैं तो परकाया प्रवेश करते हैं और उस परकाया से निकलने के लिए कुछ वक्त की जरूरत होती है, कुछ अंतराल होता है। कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस के बाद भी आपको काफी समय तक, ना चाहते हुए भी, आपको उसी पात्र के नाम से आपकी पहचान बनती है। हाँ, जब तक कि आप कोई दूसरा काम ना कर ले। ये कश्मकश तो चलती रहती है सर, हर अभिनेता या अभिनेत्री के जीवन में तो चलता है। मैं फिर आपको कहूँगा कि मेरी एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता, उनसे पर्सनल बात हुई थी।
तो उन्होंने कहा ये गलत है, ये सारा एक आडंबर फैला रखा है, पर काया प्रवेश नहीं होता। आदमी जब पर काया प्रवेश की जो बात होती है, जिस कैरेक्टर में वो उतरता है, तो उसके अंदर एक एंकर बैठा होता है जो उसको डिक्टेट करता रहता है या उसको प्रॉम्प्ट करता रहता है। तो वो कहते हैं, मैं नहीं समझता कि पर काया प्रवेश है। जब मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, जी जी, अब ये अपने व्यक्तिगत ये राय है थॉट सर। है। और वो जैसे जैसे आदमी, जैसे अपने मेडिटेशन में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले जब आदमी दर्शन की उस अवस्था तक पहुंचता है, जी, तो जी। कितने वहां तक पहुंचना पड़ता है। और वहाँ अचानक से नहीं पहुँचता है, हाँ। वो उसके लिए कितना अभ्यास करता है, उसके बाद वो वहाँ पहुँचता है, और उससे निकलने के लिए उसे थोड़ा सा तो समय। अब तक आपने कितने थिएटर कर दिए? लगभग 150 नाटकों में अभिनय किया। अभिनय करने का मौका मिला। और डायरेक्शन? एक भी नहीं किया सर। डायरेक्शन नहीं किया। जी नहीं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अभी अभिनय का ही दौर पूरा नहीं हुआ है। अभी वो परफेक्शन तो आदमी संतुष्ट होता नहीं। हाँ, नहीं, मैं लेकिन अभिनय अब से तक जो आपने किरदार निभाए हैं, जी। है ना, उसमें आपकी पसंद का कौन सा किरदार रहा है? अगर किसी का नाम लूँ तो शायद दूसरे किरदार के साथ अन्याय हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी दिल के करीब जिसको आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिला हो? एक लेखक निर्देशक रंगकर्मी हैं लखनऊ से, जितेंद्र मित्तल। उनकी एक लिखी कहानी है, एक बयान। वाह। एक बयान में एक ऐसे विचाराधीन कैदी की कहानी है जो केवल शक की बिना पर जेल में डाल दिया जाता है, और उम्र कैद उसको मिलती है। 20 साल बाद वो विचाराधीन कैदी होती। विचाराधीन कैदी में पेशी दर पेशी 20 साल बाद फैसला आता है कि नहीं, ये निर्दोष है, इसे बाइज्जत बरी किया जाए। वाह, क्या बात। तो उसका जो 20 साल का सफर है, उसकी जो त्रासदी है, उसके बाद भी वो जब आदमी बाहर निकलता है, वो इतना पॉजिटिव माइंडेड होता है कि चलो कोई बात नहीं, हुआ है, एक नई शुरुआत करेंगे। ये जो घटना घटी है, ये बहुत गलत घटी है, मेरे साथ बहुत खराब हुआ है, मेरे बच्चों के साथ खराब हुआ, पत्नी, वो उसका जो जर्नी है बहुत दिल को कचोटने वाली है, न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात चोट करने वाली है, लेकिन सत्य है। सत्य है। आज भी ऐसे कई विचाराधीन कैदी हैं जो जेल में, जिनकी उसने सुनवाई आपको नहीं। मैंने उस विचाराधीन कैदी अविनाश की भूमिका निभाई थी। वाह, क्या बात। धर्मवीर भारती जी की कहानी अंधा युग, तो आपने उसमें अश्वत्थामा की का उस पात्र निभाया। कैदी को कैसे उतारा अपने अंदर, या एक फैंटेसी के रूप में आपने उसमें रियलिटी डाली, या पूरी कथा का जो वो क्या कहना चाहता है, बुनावट को आपने समझा? लेखक से भी मेरी चर्चा हुई थी। बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, मार्गदर्शक हैं मेरे आज भी। और शैलेंद्र व्यास जो हमारे इस नाटक के डायरेक्टर हैं, हमने करीब करीब इसके 12-13 शो कर दिए। उनका भी मजा हुआ निर्देशन था, लेकिन उस पात्र को मैंने बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ के उस पात्र को जिया, और फिर उसे मंच पर उतारने की पूरी कोशिश की। और मैं बताऊं, उसमें आंसू निकालने के लिए ना तो दर्शकों को ग्रिसलिन की जरूरत पड़ी, ना मुझे बार बार मंच पर करते हुए किसी प्रकार की ग्रिसलिन की। ये रियलिटी, ये विश्वास है। और आपके इस बात पे हमने शैलेंद्र जी को कॉल किया था, वो जुड़ गए हैं। जी जी। शैलेंद्र व्यास हमारे साथ हैं, और जो खुद एक मंझे हुए एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं और परफॉर्मर भी हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके नाटक के एक अभिनेता और एक बहुत बेहतरीन इंसान भरत वैष्णव हमारे साथ है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है, और आज मैं फॉर्चुनेट हूं कि भरत भाई साहब के बारे में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन पिछले 15-18 सालों से हम लोग रंगमंच के माध्यम से साथ हैं, और फिर उसके बाद तो एक पारिवारिक रिश्ता जो है वो, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर की तरह हैं। सो मेरे जैसे बहुत सारे नए एक्टर्स ने या युवा कलाकारों ने जो है वो बहुत सीखा है भरत भाई साहब से। और मैंने जो सीखा है वो ये कि एक रंगमंच का अभिनेता कितना डेडिकेटेड होता है, कितना सिंसियर होता है अपने काम को लेके, अपने आर्ट के प्रति,
लेकिन भरत भाई साहब अपनी विधा के साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों में भी, चाहे वो परिवार को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो, अपने जो दूसरी रिलेशनशिप है, दोस्त लोग हैं या जो रंगमंच के साथी हैं, उनके प्रति जो उनका डेडिकेशन है, उनका व्यवहार है, उनकी सिंसेरिटी है, ये मैंने उनसे जो है वो सीखा है। और अभिनेता तो वो कमाल के हैं ही हैं। मेरे जैसे बहुत सारे युवा एक्टर जो हैं वो उनसे इंस्पायर्ड हैं आगे के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी हाल ही में हमने एक फिल्म जो है वो साथ की है और कमाल का अभिनय जो है भरत भाई साहब ने उस फिल्म में भी किया, सरपंच में भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम लोगों का साथ जो है वो बना रहे बरसों तलक और हम लोग आपसे यूं ही इंस्पायर होते रहें और सीखते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं भरत भाई साहब। थैंक यू शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी खुद एक मजे हुए अभिनेता हैं और परफॉर्मर भी हैं, तो ऐसे जो होते हैं लोग हमारी सोसाइटी के, जो खुद एक राइजिंग स्टार हैं, तो बहुमुखी प्रतिभा के लगे आप जैसे ही हैं बिल्कुल। एक हम इस मुकाम तक पहुंच गए, आपने जैसे 150 नाटक भी कर दिए और बहुत सारे आपने परफॉर्मिंग आर्ट में भी और एक शिक्षक के रूप में भी आपने बहुत अध्ययन किया भी है। और कुछ ऐसी भी जगह रही हैं जहां एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, मुझे भी उसमें आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, जिसमें इलेक्शन की जो ट्रेनिंग है उसको भी आपने एक मंझे हुए अभिनेता की तरह उतारा था। अभी क्या वो भरत वैष्णव के अंदर की प्यास अभी क्या कह रही है? और बेहतर करना है और अच्छा करना है, बिल्कुल। उसके बाद की जो यात्रा है वो बहुत संतोषजनक, और ऐसा तो नहीं कहूँगा पूर्ण रूप से संतुष्टि है, संतोषजनक और अच्छी रही। और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, रास्ते नए नए खुले हैं, जैसे हाल ही में ये OTT का था, उससे पहले मैंने किसी राजस्थानी फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया, उसमें काम करने के बाद एक फिल्म थी फौजी की फैमिली पार्ट 2, राजस्थानी फिल्म थी, वाह, उसमें भी एक कैरेक्टर करने का मौका मिला था। उसके बाद एक बीरानी सरदार करके राजस्थानी फिल्म आई थी, उसमें भी एक पात्र। अब तक आपकी यात्रा के और एक बहुत बेहतरीन हमारे साथ इंटरनेशनल पैरा स्पोर्ट्समैन हैं, पिंटू गहलोत साहब जुड़ गए हैं। पिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भरत जी हैं जो अभिनेता भी हैं और आपके शिक्षा विभाग के भी सरताज हैं। मैं उनके साथ में लमसम 12-13 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो निस्वार्थ भाव से हमारे पैरा खिलाड़ियों के साथ में अपना पूरा सपोर्ट करते हैं। हमेशा टीम के रूप में भी वो हमारे साथ में अपने निस्वार्थ भाव से हमारे साथ में टीम से जुड़े हुए हैं और हमारे पैरा खिलाड़ियों के लिए हमेशा अपना पूरा सपोर्ट करते हैं, साथ में चलते हैं, पूरा काम करवाते हैं। और मेरे लिए तो एक मार्गदर्शक के रूप में भी वो हमेशा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा हर काम वो करते हैं। मैं आधी रात को उनको कभी भी याद करता हूँ तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं भरत सर के बारे में यही बताना चाहूँगा कि उनकी जो सोच है वो हमेशा, कहने का मतलब, उन लोगों में से उन लोगों को एक फील हो कि वो उनकी भावना हमेशा दूसरों के लिए रही है। अपने लिए मैंने कभी उनको नहीं देखा कि अपने लिए कुछ करे। वो हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं। हमारे जैसे पैरा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। साथियों, मैं भरत सर के बारे में यही कहूँगा और हम भगवान से यही दुआ करें कि हमेशा उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा वही उनकी आवाज़, उनकी मुस्कुराहट हमेशा हमारे साथ बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। भरत जी, आपको क्या संतुष्ट करता है जब आप शिक्षक के रूप में होते हैं, जब आप एक एंकर के रूप में होते हैं और आप एक अभिनेता के रूप में होते हैं, तो कौन सी जो विधा है वो आपको अंदर से कि हाँ मैं पूरा इसमें उतरा हूँ? सर, तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे तो तीनों ही संतुष्ट करते हैं।
जो भी काम दिया जाता है बिल्कुल पूरी परफेक्टनेस के साथ करने की कोशिश की जाती है और उसका पूरा होमवर्क किया जाता है। चाहे एंकरिंग के लिए भी कोई हो, मंच साझा करना हो किसी के साथ, तो उसका पूरे विषय की जानकारी लेना, उस पर उसकी कार्यक्रम रूपरेखा की पूरी तैयारी करना, ये पूरा प्री प्रिपरेशन रहता है सर। जैसे ये पिंटू गहलोत की अभी बात हुई, तो ऐसे ही मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान के पैरा स्विमिंग टीम से जुड़ा हुआ हूँ। वाह, तो आप खुद भी स्विमर भी हैं? जी, शौक रखता हूँ। क्या बात है, क्या नहीं। और अभी तो बहुत सारे आपके जो छुपे हुए विधाएं अंदर। सर ये भी जीवन का एक पार्ट है। और तो ये सारे जो स्विमर्स जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, मिलता रहता है, ये सारे स्विमर्स मोटिवेशन चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और मेरे पास ये देने के लिए है। तो पिंटू से भी मेरी मुलाकात ऐसे ही हुई, और पिंटू जैसे बहुत सारे साथियों के साथ आज पिंटू और साथियों की मेहनत से राजस्थान की बहुत करीब विश्वास करेंगे इस बार करीब 80 से ज़्यादा मेडल्स लेकर आए हैं राजस्थान के स्विमर्स नेशनल गेम्स में। क्या बात है। तो असल में आप किसी चीज़ को देना चाहते हैं, कोई गुण देना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, तो उसको किस सलीके से रखें, ये गुण आना चाहिए। बस यही चीज़, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हों, चाहे आप मंच पर अभिनय कर रहे हों, चाहे आप स्क्रीन का सामना कर रहे हो, सलीके के साथ वो बात कहने का तरीका जो होता है। एक ख्वाब होता है जब हम बचपन से उसमें किशोर अवस्था में एंटर करते हैं, तो आपका क्या ख्वाब था कि मुझे ये बनना है, और जाना पड़ा बतौर शिक्षक या अलग अलग, कोई ऐसा ख्वाब था आपका? अरे साहब, हाँ, बचपन में मुझे भी ये सिल्वर स्क्रीन्स बहुत प्रभावित करती थी, आकर्षित करती थी। हाँ। लेकिन वो तो अब आपके लिए बच्चों का खेल हो गया। नहीं है। लेकिन उस समय वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, जैसे जवान बच्चों के होते हैं ना सर। हम वही साझा करना चाह रहे हैं। लेकिन वो सपना प्रौढ़ावस्था में जाता लगभग पूरा हो रहा है, वो शौक पूरा हो रहा है कि खूब सारा पैसा कमाना और वो करना और वो करना और वो करना। लेकिन जैसे ही शिक्षण क्षेत्र की तरफ आए तो लगा कि ठीक है, अपने लिए ये बढ़िया है, और इसमें भी लगभग रोज जब भी आप बच्चों के सामने होते हैं तो यही महसूस होता है कि मैं एक अभिनेता हूं और सामने मेरे दर्शक हैं। मैं इन दर्शकों को कितने बेहतरीन तरीके से वो बात इनको दे दूं जो कि इन तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो आप एक एंकर के रूप में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक अजीब सा पता नहीं क्या एंकर को बहुत ज़्यादा वो, जबकि पूरा बैकबोन वही होता है, और जब आप एंकरिंग कर रहे होते हैं तो पूरा आपके आसपास वो आपको पूरी तवज्जो भी मिलती है। जी। लेकिन फिर भी जबकि एक एंकर एक एक्टर के तरह ही पूरी मेहनत भी करता है, पूरा होमवर्क करता है, और पूरा न्याय और पूरे प्रोग्राम की बैकबोन होता है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में कुछ इने गिने एंकर होते हैं जिनको वो तवज्जो मिल पाती है। तो उस समय जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं और एक एंकर की इमेज होती है, तो आपने क्या महसूस किया? क्योंकि मैं भी उस बहुत ट्रैक से गुजरता हूँ लगातार। मैं सबके सामने ये स्वीकार करने में कतई गुमेज नहीं करता कि मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है सर। अरे आपका बड़प्पन है। नहीं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी जब शुरुआत थी, आप जब करते थे, उस समय हम बच्चे थे साहब, और आपको देखकर सीखा। हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं जो कि राजस्थानी के उद्घोषक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आकाशवाणी में जिनके नाम की पहचान है, मैंने उनसे सीखा। असल में ये सारा, हाँ, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। मैं आपको बताऊं, मैं 92 से 95 तक कैजुअल कंपेयर था आकाशवाणी में। उस समय युवाणी कार्यक्रम में था।
तो उस समय हम जो जिस प्रकार से एंकरिंग करते थे वो उस समय की मांग के अनुरूप थी, लेकिन आज इतने सारे रेडियो चैनल्स आ गए हैं और इतने बेहतरीन एंकर्स आ गए हैं, इतने बढ़िया आरजेज आ गए हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। हालांकि हमने भी उस समय वैसे ही मेहनत की थी, तब वो मुकाम पाया था, लेकिन पॉलिश होते होते समय के साथ साथ वो बहुत बेहतर कर। लेकिन भरत जी, थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिफर करता हूँ जी। अभी जो एफएम में एंकर हैं जी, वो एक तो वॉइस क्वालिटी और कंटेंट और प्रेजेंटेशन वो बहुत सुपरफिशियल हो गया है, और उच्चारण और वॉइस को मुझे लगता है एफएम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ऑल इंडिया रेडियो आप छोड़ दीजिए, वो तो आज भी उसी मापदंड का है जिसको सुन सुन के हम सीखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या जसदेव सिंह जी, उनसे भी मैंने काफ़ी करीब रह के सीखा है राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में। लेकिन अभी जो एफएम चल रहे हैं उसमें वो एक तो हमारे जो लिसनर्स हैं एफएम के, उनको बहुत सुपरफिशियल लिया जाता है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो बहुत ही, जिसको मुझे कहना नहीं चाहिए वर्ड, बहुत चलताऊ होता है, तो बड़ा टीज होता है। आप क्या सोचते हैं? गीत संगीत के मामले में भी यही है कि जो सदाबहार नगमे थे वो कानों को कर्णप्रिय लगते थे, लेकिन आज ज्यादातर श्रोता वही हैं जो आज की गीतों को पसंद करते हैं। एक एंकर के रूप में जब आप काम करते हैं तो एक एंकर का जो बैकबोन के रूप में एक कार्यक्रम को वो जो ऊंचाइयां देता है, उसकी ऊंचाइयों को हर एक व्यक्ति चाहे प्रोग्राम से जुड़ा हो, दर्शक तो समझते हैं, व्यूअर्स भी समझते हैं, लेकिन जो आसपास दूसरे लोग हैं वो एक एंकर की तैयारी को या एक उसकी जो पर्सनैलिटी है जो एंकर, उसको कमतर आंका जाता है, जबकि वो एक परफॉर्मिंग आर्ट जो एक अभिनेता है या एक पेंटर है उससे कहीं कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं है सर। हाँ, ऐसा होता है कि जहाँ श्रेय लेने की बात होती है तो वो कोशिश करते हैं कि नहीं, इनको ओवरटेक करके ऐसा किया जाए, लेकिन एंकर बिल्कुल सही कहा आपने कि उस पूरे कार्यक्रम की बैकबोन होता है। वो उन सभी मोतियों को, उस पूरे कार्यक्रम की तमाम मोतियों को एक धागे में पिरोकर उसको सुंदरता प्रदान करता है। तो उसका श्रेय तो उसको मिलना चाहिए। कई बार होता है, बिल्कुल मिलता है साहब, लोग सर आंखों पर रखते हैं, और कई बार कोशिश की जाती है कि ना श्रेय लेने की होड़ रहती है और उसमें एंकर कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। आपने सूत्र समझ लिया। चूंकि एक एंकरिंग की बात चल गई है तो मतलब जैसे आजकल जो एफएम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं भी कम है, एफएम के आरजेज हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो कंटेंट वाइज है और वॉइस वाइज है और प्रोनाउंसिएशन वाइज है, उसमें वो जो क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। और दूसरा ऐसा लगता है जैसे लिसनर्स को वो एक बहुत ही सुपरफिशियल समझा जाता है कि लिसनर्स इससे ज़्यादा समझते नहीं हैं और हमारे क्वेश्चन से वो बहुत ज़्यादा हमारे को फॉलो करेंगे, हमारे पीछे दौड़ेंगे, ऐसा एक प्रेजेंटेशन के अंदर भाव रहता है। ऐसा हमने एज ए श्रोता महसूस किया है। जी जी। और उस समय अंदर का आरजे कुछ कहता है या अंदर का एंकर कुछ कहता है, तो आपका एंकर क्या कहता है इस बारे में? सर, ऑल इंडिया रेडियो और इनकी तुलना की जाए तो कहीं भी नहीं बैठता है, क्योंकि वहाँ काम करने का एक अपना अनुभव था। ऐसा नहीं कि केवल उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी इन्हीं एफएम्स की श्रोताओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, बढ़ भी रही है। कुछ एक बहुत चुनिंदा बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं जो इन सबको कवर कर लेते हैं। हाँ, भाषाई तौर पर थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल है, लेकिन पॉजिटिविटी ये भी तो है कि बहुत सारे युवाओं को साथ मौका दिया जा रहा है, उनको बहुत आगे बढ़ने की चांसेस है, बहुत उनके अलावा उनकी आने वाली और बहुत सारी थीम को कवर किया जाता है। और जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही है, सपोज जैसे भी बीच में एक
पेंडेमिक आया था, उस तरह की चीज़ों को भी काफ़ी कवर किया है। हाँ, लेकिन इसमें ये आपकी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल इसमें सुधार की आवश्यकता है, और ये तो दर्शक ही व्यूज दे सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये थोड़ा सा बोली का स्तर सुधारा जाए, थोड़े से इस प्रकार से, और मर्यादित शब्दों का उपयोग किया जाए। कई बार ऐसा होता है और गलतियां होती हैं। हाँ, और वही मर्यादित शब्दों का और लिसनर्स को सुपरफिशियल वो खटक जाता है, बिल्कुल खटक जाता है, और दर्शकों को तवज्जो दी जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खैर, एक आपके साथ हैं और जो जिन्होंने काफ़ी आपकी जो एक और पैशन है स्विमिंग का जी, उसमें भी आपके साथ ही रहे हैं, और कुलदीप सिंह जी खींची हमारे साथ जुड़ गए जो स्विमिंग कोच भी हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे भरत जी के बारे में? भाई भरत जी न सिर्फ एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, एक रंगमंच के कलाकार हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक खेल मैनेजमेंट गुरु हैं। चूँकि मैं खुद तैराकी खेल जगत से जुड़ा हुआ हूँ और तैराकी प्रशिक्षक हूँ, तो भरत जी का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहता है। जब भी तैराकी संबंधी प्रतियोगिता होती है या कोई भी तरह का टीम संबंधी कोई काम होता है, तो भरत जी तन मन धन से हमारे साथ होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रतियोगिता आयोजित कराने में हमारा सहयोग करते हैं। इसके अलावा भरत जी एक बहुत अच्छे पिता हैं। भरत जी का पुत्र जो है महिम वैष्णव, जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस के अंदर नियुक्त है तैराकी खेल कोटे से, वो शुरू से ही तैराकी क्षेत्र में जाना चाहता था। भरत जी ने उसका साथ दिया, उसको उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। बहुत पैसा भी खर्च होता है, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, और आज उसने जो चाहा वो मुकाम हासिल किया। उनसे प्रेरित होकर मैंने अपनी बेटी योग्या सिंह को तैराकी के क्षेत्र में डाला, और उनके मार्गदर्शन से मैंने अपनी बेटी को प्रशिक्षण दिया। मैं खुद प्रशिक्षक हूँ, तो भी मैं उनसे राय लेता रहता हूँ, सलाह रहता हूँ, और उनकी सलाह मेरे बहुत काम आई। तो भरत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार समाज सेवा में, रंगमंच में और खेल से जुड़े कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। थैंक यू सर। कुलदीप सर बहुत मेहनती आदमी हैं, और बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज हमारी बेटी कुलदीप सर की बच्ची खेलो इंडिया में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्या बात है। और मैं बता दूं कि इनकी बेटी योग्या सिंह, जिसने कि अपनी पिताजी की उम्र के भी पहले बनाए हुए राजस्थान के तैराकी रिकॉर्ड, यानी यथा नाम तथा गुण, योग्यता इतनी है। बिल्कुल योग्य साहब, और सब कुछ मेहनत से ही, पॉलिशिंग से ही आता है। कितने बरसों की मेहनत लगती है, तब जाके परिणाम मिलता है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जीवन में, और इतना काम की दृष्टि से, जैसे आपने भी इतना काम किया हर फील्ड में, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ख्वाबों में कुछ कंगाली आ गई है? खुशकिस्मत हूं, मैं फिर कहूंगा कि मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए एक बात तो है कि संतुष्टि अपनी जगह, जितना पाया पर्याप्त है। हाँ, और अधिक पाने का प्रयास जरूर करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक जगह जाकर के नहीं, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, चलिए, जितना चाहा था उतना नहीं मिला तो और कोशिश करते हैं। फिर भी अब आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या, कि मुझे ये ड्रीम कैरेक्टर मेरा ये तो मुझे करना ही है, कभी मौका मिला तो जरूर करूंगा। धर्म संकट में डाल दिया। नहीं, ये ड्रीम तो हो सकता है, पूरा हो ना हो मैं ये नहीं कह रहा, होगा पूरा, लेकिन फिर भी एक ड्रीम कैरेक्टर है। महाभारत के संजय का कैरेक्टर जरूर करना चाहूंगा। वाह, क्या बात है। वो तो आपने एक आरजे को भी चुन लिया, विश्व के, मैं समझता हूँ सृष्टि के पहले आरजे। मैं वो कैरेक्टर मुझे बहुत आकर्षित करता है, और कभी मौका मिला तो उस पात्र को जरूर जीवन, और मैं देख रहा हूँ अभी से आपको संजय के रूप में। हमारे साथ तो जैसा अभी कुलदीप जी थे, उसी तरह से हमारे साथ एक उम्मेद भाटी साहब जुड़ गए हैं, वो भी एक्टर डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर थिएटर में भरत वैष्णव जी एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, और ये मुकाम उन्होंने अपने बेहतरीन काम के जरिए हासिल किया है।
अभिनय की यात्रा में उन्होंने विभिन्न तरह के किरदारों को जिस जीवंत तरीके से जिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। भरत जी के साथ काम करने के दौरान भी उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और मैं वाकई सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी। ना सिर्फ उनके साथ काम करते हुए, बल्कि रिहर्सल के दौरान या उनके किसी भी शो में अग्रिम पंक्ति में बैठे दर्शक की भांति भी मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भरत जी के काम को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अभिनय के अलावा भी उनमें बहुत सी प्रतिभाएं हैं, जिसमें मंच संचालन और राजस्थानी फिल्मों में किए गए उनके काम को भी नकारा नहीं जा सकता है। निसंदेह उन्होंने इस यात्रा को अपनी अनवरत मेहनत से बहुत ही सफल बनाया है। भरत वैष्णव जी का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। भरत जी एक बहुत अच्छे तैराक भी हैं और तैराकी कोच भी है। तैराकी कोच होने के साथ साथ इन्होंने जो एक लक्ष्य किया है पैरा स्विमर्स को बहुत आगे ले जाने का। इनके तैयार किए गए पैरा स्विमर्स वाकई में राष्ट्रीय स्तर की तैराकी में धाक जमा कर आते हैं। खुद इनका लड़का भी राष्ट्रीय लेवल का तैराक रह चुका है। भरत जी को अच्छे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। भरत जी, आजकल जैसे हम एक ड्रॉबैक देखते हैं थिएटर में जो काम कर रहे हैं, वो एक तो प्ले की जो रीडिंग हैबिट्स है वो बहुत कम हो रही है, या रीडिंग हैबिट्स तो चाहे हम कोई उपन्यास पढ़ें या इस तरह से पढ़ें, किताब पे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट हमारी वोकेबलरी को भी बढ़ाती है। ऐसा बड़े बड़े जो निर्देशक रहे हैं या अनुभवी लोगों ने कहा है। एक तो वो बहुत कम हो गई है, दूसरा हम थिएटर पे चर्चा नहीं करते हैं, अनर्गल चर्चाओं में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ये एक माहौल जो बना है, तो एज ए थिएटर आर्टिस्ट हम चूँकि रंगमंच से जुड़े हैं तो हमारा भी एक महत्वपूर्ण हमारा भी एक योगदान होना चाहिए इन चीज़ों को क्रिएट वापस करने की तरफ। आप क्या सोचते हैं? हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। कई बार ऐसा होता है साहब कि रंगमंच से जुड़ने के लिए जो युवा टीम आती है, कई तो वंशानुगत गुण से आती है या जो उन्हें काम करने का मादा होता है वो आते हैं, और उनके साथ कुछ लोग शौकिया जुड़ने के लिए कि ठीक है करेंगे और फिर कुछ पैसा कमाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो जो रंगमंच पर बैठकर बातें करने वाले हैं या स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं या रंगमंच कैसे और बेहतर किया जाए इस पे बात करने वाले हैं, वो स्थायी रूप से वहीं रुक जाते हैं, बाकी सारे कुछ दिन वहाँ बाहर चौपालों में बैठकर निकल जाते हैं। तो स्थायी रूप से जो लोग रुकते हैं वही हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है, आज भी एक बहुत अच्छी संख्या में बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे नए बच्चे। आपने एक कंट्रोल से प्रश्न को बहुत डिप्लोमेटिक जवाब में बदल दिया। नहीं, मैंने अपने अनुभव को साझा किया साहब, अपने अनुभव को साझा किया। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तादाद में टीम। अभी हम लोग एक प्ले खेल के आए थे, व्हाट्स इन अ सरनेम। उसमें हम 2-3 आर्टिस्ट ही थे जो कि मेरी उम्र के थे, बाकी सारी युवाओं की टीम थी जो कि म्यूजिक संभाल रही थी, जो बैक स्टेज संभाल रही थी, जो ऑन स्टेज भी एक्ट कर रही थी। ये वो लोग हैं जो रंगमंच पर चर्चा करते हैं, जो स्थायी रूप से वहां रहते हैं। बाकी ठीक है, बिल्कुल आपका कहना भी सही है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। नहीं, जहाँ रंगमंच की कल्चर है वहाँ आज भी ये सब बहुत गंभीरता से लिया जाता है। बिल्कुल गंभीरता से लिया जाता है, वो देखकर ही सीखता है। और उनको सिखाएगा कौन? जो आगे वाली पीढ़ी है वही सिखाएगी। हमको भी तो किसी ने सिखाया था, हमने उन्हीं से देखकर सीखा। गुरु शिष्य परंपरा है ही नहीं, हम तो गुणों को, पीढ़ियों को ट्रांसफर करने वाले लोग हैं। तो जो स्थायी रूप से आते हैं, जो काम करने का मादा रखते हैं, जो मेहनत करने की कोशिश करते हैं, वो वही रुकते हैं और वो रंगमंच पर ही चर्चा करते हैं। बाकी थोड़े दिनों बाद वो मंच से बाहर और बाहर से सीढ़ियों पर और सीढ़ियों से गेट के बाहर निकल जाते हैं। भरत जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि वो लोग जो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी, ग्लैमर के बतौर नहीं, सीरियस रंगमंच पे जी, लेकिन होता यह है कि बतौर ग्लैमर आ जाते हैं नए नए युवा पीढ़ी के कुछ लोग, तो उनको गंभीरता से कैसे लेना चाहिए? एक थिएटर का मजा हुआ आर्टिस्ट या एक थिएटर का गंभीर आर्टिस्ट बनने के लिए ऐसे नए नए युवा हैं जो भटक भी रहे हैं, या 1-2 प्ले करके वो सीधा बॉलीवुड का रुख करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे हमारे युवाओं को? हम चाहेंगे आप हमारे युवाओं को ये मैसेज दें कि उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे
एक आर्टिस्ट के रूप में एंट्रेंस, उनका प्रवेश द्वार क्या है थिएटर की दुनिया में? प्रवेश द्वार तो ये है कि आपने अगर सोच लिया है कि मुझे रंगमंच करना है तो आप रंगमंच में आ जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन वहां आने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे कुछ बहुत अच्छे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जो भी परफॉर्मेंस करते हैं उनमें मजे हुए आर्टिस्टों को ही नहीं लेते हैं। 2-4 मजे हुए आर्टिस्ट होते हैं, बाकी न्यू कमर्स होते हैं। तो वो एक तरह से आपकी वर्कशॉप है, कैसे बोलना है, कैसे लाइट को कवर करना है, कैसे साथी आर्टिस्ट के साथ तारतम्यता बैठानी है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सारी चीज़ें, कैसे आप म्यूज़िक को फॉलो करेंगे, कैसे आप, ये सारी चीज़ें वो वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे उन लोगों को, नए न्यू कमर्स को सिखाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने रंगमंच में आने की ठान ली है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1-2 प्लेज में आपको सफलता नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलती है। वो सारा का सारा आपका वर्कशॉप है। या तो आप पर्टिकुलर किसी कॉमर्शियल प्रशिक्षण संस्था में जाके प्रशिक्षण लीजिए, या फिर यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे हम लोग शौकिया रंगकर्मी हैं और एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करके ही सीखते हैं। तो जो भी नया आता है, बहुत मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, वो आए हैं, आते हैं और रुकते हैं और स्थायी रूप से बहुत अच्छा काम करते हैं सर। तो आइए, जुड़िए। इसके लिए किसी प्रकार के कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए, काम कीजिए और अपन सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, रंगमंच को और बढ़िया विशाल रूप भरत जी, हम आपको हमारे 24 न्यूज़ की तरफ से, चैनल की तरफ से, राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ड्रीम कैरेक्टर और ऊंचाइयों तक पहुंचे। और निश्चित रूप से आपको हम देखना चाहेंगे एक बड़े प्रोग्राम में संजय के किरदार में। और आप संजय की भूमिका तो वैसे रूटीन में भी अदा कर रहे हैं, तो घड़ी हमें इशारा कर रही है, लेकिन आपसे बात करने की प्यास अभी बुझी नहीं है। तो फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राइजिंग सिटी प्रोग्राम में, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।